हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हैं तो कर लीजिए, क्योंकि देखो यूपी टेट के अभी फॉर्म आए तो हैं नहीं, लेकिन आने तो हैं ही। जब आएंगे तभी तैयारी करोगे। अभी कर लो थोड़ा सा, क्योंकि अभी आपका सी टेट गया है और जो केवीएस दे रहे हैं उनकी भी तैयारी थोड़ी सी गरम गरम है, दिमाग में अभी सेट है आपके चीज़ें। अगर आप अभी से तैयारी यानी कंटिन्यूटी में तैयारी रखते हैं तो आप पेपर को इजीली क्रैक कर लेंगे, क्योंकि 30 नंबर की सीडीपीए बहुत मैटर करती है। और 30 ही नंबर की नहीं है, हर एक सब्जेक्ट में 5-5 नंबर की पेडागोजी भी है, जो आपको एक्स्ट्रा इफेक्ट करेगी। यानी अगर आप देखो इंग्लिश, आपने इंग्लिश की पेडागोजी सीटेट में पढ़ी है तो वहाँ आपके 5-6 नंबर आराम से हो जाएंगे। ऐसे ही हिंदी में, ऐसे ही ईवीएस में, ऐसे ही मैथ में। और 30 नंबर की हो गई ये सीडीपी। तो मतलब ये मानो कि 40-50 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए अगर आप कंटिन्यूटी में पढ़ाई करते हैं तो। ठीक है, इस पे आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस कंटिन्यूटी बना के रखें, यानी थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ते रहें। ठीक है, बाकी साइड बाय साइड हिंदी व्याकरण पढ़ लें, थोड़ी सी इंग्लिश ग्रामर पढ़ लें, ईवीएस पढ़ लें और मैथ पढ़ लें। ठीक है, उस पर ज़्यादा फोकस करें। इधर क्या है, अगर आप वीडियोस भी देख लेते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं, थ्योरी पढ़ लेते हैं तो भी आपका काम हो जाएगा। और थ्योरी तो हम कर ही रहे हैं, हमने ऑलमोस्ट इतनी सारी थ्योरी कर ली है और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने भी आपके लिए इतने ही इंपॉर्टेंट है। देखो, खाली थ्योरी से भी काम नहीं चलेगा और खाली क्वेश्चन से भी नहीं काम चलेगा। ठीक है, तो बीच बीच में क्वेश्चंस भी होते रहने चाहिए। ठीक है, तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, आंसर बताइएगा। ये यूपी टेट और टेट के ही क्वेश्चन है जो कि कंटेंट बेस्ड है। ऐसा नहीं है कि खाली यूपी टेट के ही हैं, इसमें यू टेट के भी क्वेश्चन है। ठीक है, उत्तराखंड टेट के और रीट वगैरह के। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें लेट्स क्रैक को। और अगर आप टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं, बीएड या बीटीसी कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लें कॉलेज विद भावना को, क्योंकि यहाँ भी क्लासेस चली हुई हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। यहाँ तो हम कर चुके थे कुछ क्वेश्चंस इसमें से। ठीक है, तो बताइएगा क्वेश्चंस के आंसर। यहाँ आ रहे थे हम। बताओ, ये क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एडोलसेंस इज द पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्टॉर्म एंड स्ट्राइक इज द स्टेटमेंट ऑफ। ये क्वेश्चन इतना पूछा जाता है, सी टेट का भी फेवरेट है और यूपी टेट का भी फेवरेट है और बाकी टेट में भी देखने को मिलता है कि किशोर अवस्था महान तनाव, तूफान और हड़ताल की अवधि है। ये कथन किसका है? बताओ। फर्स्ट है स्टेनली हॉल, सेकंड है क्रो एंड क्रो, थर्ड है जर्शील्ड एंड फोर्थ है सिम्पसन। तो ये क्वेश्चन काफी फेमस है। ये किसका कहना है? ऐसा कौन कहते हैं कि क्या है, किशोर अवस्था तनाव और तूफान की अवस्था है? तो ऐसा स्टेनली हॉल कहते हैं। कौन कहते हैं? स्टेनली हॉल कहते हैं। इनकी बुक है एडोलसेंस। इन्होंने एक बुक दी है जो कि काफी फेमस है, एडोलसेंस करके। ठीक है, ठीक है भाई, ये इनकी बुक है, तो ये भी पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए। बताओ, टोटल टाइम टेकन इन इंडियन मॉडल ऑफ माइक्रो टीचिंग इज। यानी माइक्रो टीचिंग में कितना समय लगता है? बताओ। आपने माइक्रो टीचिंग की होगी जब आपने टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स किया होगा, तो वहाँ सभी को पता होता है। और जब हमें वो मिलता है लेसन प्लान, तो उसके फर्स्ट पेज पे लिखा होता है माइक्रो टीचिंग की पूरी साइकिल लिखी होती है। ठीक है, जो कि हमने नीचे बनाई भी हुई है। तो इसका टाइम होता है 36 मिनट, यानी 36 मिनट की साइकिल होती है, जिसमें आपको प्लानिंग करनी होती है, फिर 6 मिनट पढ़ाना होता है छोटे से ग्रुप को, फिर 6 मिनट आप फीडबैक के लिए लेते हैं कि जो पढ़ाते हैं उससे पूछते हैं कि बच्चे को समझ आया है नहीं आया। फिर 12 मिनट आप रीप्लान करते हैं, फिर दोबारा से पढ़ाते हैं, फिर दोबारा से फीडबैक लेते हैं। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। तो ये टोटल टाइम इसका 36 मिनट है, यानी 36 मिनट की ये साइकिल होती है। ये किसने दिए? ए ड्वाइट एलन ने दी है। ठीक है, ए ड्वाइट एलन ने दी है। ये AW एलन लिखा मिलता है ज़्यादातर। ठीक है, खाली एलन भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। बताओ, plateaus of learning are a characteristic feature of the learning process indicating a period where no improvement in performance is made. Who said this? यानी सीखने के पठार, सीखने की प्रक्रिया की एक विशेषता है जो एक ऐसी अवधि को संकेत देती है जहां प्रदर्शन में कोई सुधार नहीं होता। यह कथन किसका है? बताओ, किसका है ये कथन? होलिंगवर्थ का, गेट्स एंड अदर का, स्किनर का, या फिर रोस का? तो इस तरह के स्टेटमेंट भी देखने को मिलते हैं। तो ये किसने कहा है? ये रोस ने दिया है स्टेटमेंट। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए।
ये तो आप बता देंगे। लर्निंग तो हमने कंप्लीट कर लिया, पूरी लर्निंग की थ्योरीज भी और लर्निंग के फैक्टर्स भी, क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो सारी चीज़ों पे हम बात कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो जाकर देख लेना। लर्निंग इज एनी चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर हु सेड इट, यानी व्यवहार में उत्पन्न, व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ये किसने कहा है, बताओ किसने कहा है? गिलफोर्ड ने, वुडवर्थ ने, क्रो एंड क्रो ने, या फिर स्किनर ने? तो भाई ये डेफिनेशन तो मैंने रखी थी। ये कौन कहते हैं ऐसा? गिलफोर्ड कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज, ये तो आपने पढ़ा है, मैथ की पेडागोजी में पढ़ाया है ना, हिंदी की में भी, इंग्लिश में भी। समस्या समाधान का पहला चरण है, क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, डेटा कलेक्शन, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो भाई अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम पहले प्रॉब्लम को देखेंगे कि समस्या है क्या, यानी पहले प्रॉब्लम को क्या है, आइडेंटिफाई करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, यानी समस्या की पहचान करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन विल बी मोस्ट इफेक्टिव व्हेन, यानी बच्चों की सीख सबसे अधिक प्रभावी तब होगी जब, क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन ऑफ चिल्ड्रन विल टेक प्लेस, यानी बच्चों के संज्ञानात्मक, प्रभावी और साइकोमोटर डोमेन का विकास होगा, यानी सारे डोमेन्स का विकास होगा। या फिर एम्फेसिस विल बी ऑन रीडिंग, राइटिंग एंड मैथमेटिक्स स्किल, यानी ज़्यादा फोकस किस पे किया जाए? पढ़ने पे, लिखने पे और मैथ पे फोकस किया जाए। जब होगा बच्चे का विकास तब लर्निंग इफेक्टिव होगी। या फिर टीचर विल लीड द लर्निंग प्रोसेस एंड कीप द चिल्ड्रन पैसिव, यानी टीचर ही लर्निंग प्रोसेस में लगा रहे और बच्चा क्या है, पैसिवली बैठा रहे, तब होगी लर्निंग इफेक्टिव। या फिर टीचिंग सिस्टम विल बी ऑटोक्रेटिक, यानी शिक्षण व्यवस्था निरंकुश होगी, यानी जिसमें टीचर की ही चलेगी, ऑटोक्रेटिक स्टाइल होगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? लर्निंग कब इफेक्टिव होगी? भाई लर्निंग तभी तो इफेक्ट होगी जब हमारा दिमाग भी डेवलप होगा, हमारा शरीर भी डेवलप होगा और हमारे इमोशन भी डेवलप होंगे, है ना। तो ये क्या है? डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव, कॉग्निटिव यानी हमारे दिमाग से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ है, हमारा सोचना, तर्क करना, विश्लेषण करना, हमारी कल्पना करना, रचनात्मक करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या समाधान करना, तो वो कॉग्निटिव के अंदर आती हैं। अफेक्टिव के अंदर आते हैं हमारे इमोशंस आ जाते हैं, हंसना रोना। साइकोमोटर हमारी डूइंग एस्पेक्ट्स। ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए। बताओ भाई, ये भी हम कर चुके हैं। Which one is not included in Thorndike's primary laws of learning from the following? हमने थॉर्नडाइक के प्राइमरी लॉ भी पढ़े थे और सेकेंडरी लॉ भी हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो आपने वीडियोस देखी होंगी, तो बताइए आंसर कौन सा होगा। फर्स्ट है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस यानी साहचर्य स्थानांतरण का नियम, व्यायाम का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, यानी प्राइमरी कौन सा नहीं है। प्राइमरी 3 नियम हैं, बाकी सारे सेकेंडरी हैं। कितने हैं? प्राइमरी 3 नियम हैं। 3 कौन कौन से हैं? लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस। लेकिन लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग है सेकेंडरी रूल। ठीक है। तो फर्स्ट ही ऑप्शन हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। बताओ। कंडीशनड रेस्पॉन्स थ्योरी लेज एम्फेसिस ऑन कंडीशनिंग ऑफ, यानी वातानुकूलित प्रतिक्रिया सिद्धांत की कंडीशनिंग पर जोर देता है। किस पे? रीजनिंग पे, बिहेवियर पे, थिंकिंग पे और मोटिवेशन पे। ये भी हम कर चुके हैं कंडीशन थ्योरी पेवलोव की, यानी विचार, व्यवहार, सोचना और प्रेरणा। तो भाई कंडीशनड रेस्पॉन्स थ्योरी किस पे ज्यादा फोकस करती है? बिहेवियर पे। किस पे करती है? बिहेवियर पे। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए। इसे तो बता देंगे। द अदर नेम ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग इज, यानी क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? बताओ। कॉन्टिग्यूअस कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग या क्लासिकल कंडीशनिंग या फिर ट्रेस कंडीशनिंग। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग का दूसरा नाम है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है। ये थ्योरी भी हम कर चुके हैं। तो देखो जितना हमने कर लिया उससे कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। तो काफ़ी कुछ हम कर चुके हैं। जो हमने कर लिया है उसे आप पढ़िए, बाकी आगे भी हम कर रहे हैं। आगे हम करेंगे प्लेट्यूज यानी लर्निंग कर्व्स पढ़ेंगे।
ठीक है, क्योंकि लर्निंग कर्व से भी एक क्वेश्चन आता ही आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग, यानी निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की विशेषता नहीं है, बताओ। लर्निंग इज डायरेक्टली ऑब्जर्व, की सीखने को हम डायरेक्टली देख सकते हैं, अगर किसी ने कुछ सीखा है तो हम सामने से बता देंगे कि ये सीख लिया है इसने। या फिर लर्निंग इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, यानी सीखना क्या है, व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। या फिर लर्निंग इज अ ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी सीखना जीव का विकास है। या फिर लर्निंग इज अ गोल डायरेक्टेड प्रोसेस, यानी सीखना एक लक्ष्य निर्देशित प्रक्रिया है। तो बताओ कौन सी एक कैरेक्टरिस्टिक इनमें से नहीं है। भाई हमने पहले दिन यही पढ़ा था कि लर्निंग होता क्या है, कौन सी उसकी कैरेक्टरिस्टिक हैं, कौन से फैक्टर उसे अफेक्ट करते हैं। जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं उन्हें भी हमने डिटेल में पढ़ा था, क्योंकि लर्निंग से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, और इसी तरह का क्वेश्चन आता है। तो क्या होगा, कौन सा एक इनमें से नहीं है, बताओ। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही होगा, लर्निंग। भाई हमने कुछ सीखा है तो आप डायरेक्टली बता थोड़ी देंगे कि मैंने ये सीख लिया है, मैं आपके सामने खड़ी हूँ तो आप मुझे देख के बता देंगे क्या कि मैंने क्या सीखा हुआ है या मुझे क्या आता है ना। या फिर मैं आपको देख के कैसे बता दूंगी। तो लर्निंग को हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 11 बताइए, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट इन ऑर्डर टू लर्न एनी न्यू लैंग्वेज, यानी कोई भी नई भाषा सीखने के लिए कहाँ से शुरू करें। एसोसिएशन बिटवीन लेटर एंड वर्ड्स, या फिर फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, या फिर फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, या फिर नन ऑफ द अबव। यानी कोई भी भाषा हम शुरू करते हैं तो हम कैसे करें, भाई पहले हम सबसे पहले वाक्य का निर्माण करें, या फिर सबसे पहले शब्द का निर्माण कर दें पूरे का, या फिर सिर्फ अक्षर देखें पहले। भाई अक्षर होता है एक अक्षर ABC, पूरा शब्द होता है पूरा वर्ड, ठीक है। तो क्या करेंगे, एसोसिएशन बिटवीन लेटर एंड वर्ड्स, यानी देखेंगे शब्दों और अक्षरों के बीच में संबंध देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए, विच टाइप ऑफ स्टूडेंट्स आर इंक्लूडेड इन इंक्लूसिव क्लास, यानी समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल हैं, बताओ। किस तरह के शामिल हैं, सिर्फ विशिष्ट बालक ही शामिल हैं, यानी सिर्फ होशियार बालक ही, या तो बिल्कुल होशियार या बिल्कुल डल हैं, या फिर जनरल एंड स्पेसिफिक स्टूडेंट, यानी नॉर्मल भी बच्चे, और क्या है गिफ्टेड बच्चे भी, यानी गिफ्टेड भी हो सकते हैं और वे डिसेबल्ड बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक है। या फिर खाली जनरल स्टूडेंट, या फिर मल्टी लिंग्विस्टिक एंड गिफ्टेड स्टूडेंट, यानी बहुभाषाई जो बहुत सारी भाषा जानते हो और प्रतिभाशाली हो। तो भाई ये ऑप्शन तो होगा नहीं कि खाली प्रतिभाशाली और ज़्यादा भाषा जानने वाले होने चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है एजुकेशन फॉर ऑल इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट रिलीजन, यानी ये मतलब नहीं होना चाहिए कि बच्चे का बैकग्राउंड क्या है, बच्चा कहाँ से आता है, बच्चा क्या रिच है पुअर है, क्या उसकी कास्ट है, कौन सी उसकी सोसाइटी है, क्या उसका बैकग्राउंड है, क्या उसे डिसेबिलिटी है, इससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ बच्चे से मतलब होना चाहिए, ठीक है। हमें बच्चे पे फोकस करना है। अगर उसके अंदर डिसेबिलिटी है तो उसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ाना है कि बच्चे को कम दिख रहा है तो आगे बैठाना है, बच्चे को बिल्कुल नहीं दिख रहा है तो उसे टेक्टाइल मटेरियल देना है, ठीक है। सुन नहीं रहा है तो इसी तरह से उसे टैकल करना है, ठीक है। उसे लिप रीडिंग कराएंगे, साइन रीडिंग कराएंगे, ठीक है, साइन लर्निंग कराएंगे। तो इसी तरह से इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या है, इंक्लूसिव क्लास में जनरल और स्पेसिफिक दोनों तरह के बच्चे होते हैं, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 बताइए, फ्रॉम द फॉलोइंग विच टर्म डिफाइंस द मैथमेटिक्स रिलेटेड लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी निम्न में से कौन सा शब्द गणित से संबंधित सीखने की अक्षमता को परिभाषित करता है, बताओ। मैथ से रिलेटेड कौन सी डिसेबिलिटी है, जब बच्चे को डिसेबिलिटी हो जाती है यानी उससे मैथमेटिक्स कैलकुलेशन नहीं हो पाती, तो ये कौन सा विकार है, डिस्टोपिया, डिसलेक्सिया, या फिर डिसकैलकुलिया, या फिर नन ऑफ दीज। तो बताइए भाई, अगर मैथ से रिलेटेड विकार है तो यानी कि उसे कैलकुलेशन में दिक्कत है, तो थर्ड ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, यानी डिसकैलकुलिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 बताइए, सक्सेसफुल इंक्लूजन नीड्स, यानी सफल समावेशन की जरूरत है, क्या है, लैक ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी क्षमता निर्माण का अभाव, या फिर नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स, की माता पिता की कोई भागीदारी नहीं होनी चाहिए, या फिर सेग्रीगेशन यानी अलगाव, या फिर सेंसिटाइजेशन यानी संवेदीकरण, उसके प्रति जागरूक होना चाहिए।
तो हम भाई सफल समावेशन तभी तो कर सकते हैं जब उसके प्रति क्या हो, संवेदीकरण हो, सेंसिटाइज हो उसकी तरफ। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा ठीक है। बिल्डिंग से भी कुछ नहीं होगा, अगर पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो भी सफल समावेशन नहीं हो सकता, तो इसे किसकी जरूरत है, सेंसिटाइजेशन की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ इमोशन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा भाव का तत्व नहीं है। कौन सा एलिमेंट नहीं है इमोशन का, बिहेवियर यानी कैसे हम बिहेव करते हैं, फिजिकली यानी शारीरिक रूप से, या फिर कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक यानी दिमाग से हमें कोई भी इमोशंस है, कुछ भी दिक्कत है, या फिर सेंसरी यानी संवेगी। तो भाई सेंसेस बेस्ड तो है नहीं, है ना, कॉग्निटिव बेस्ड है, यानी हमें अगर चिंता है तो भी हमें दिखेगी कहीं ना कहीं, है ना, वो भी इमोशन ही है। फिजिकली भी कुछ भी हमें प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी कहीं ना कहीं इमोशन का ही पार्ट है, और बिहेवियर भी इमोशन का ही पार्ट है। लेकिन सेंसेस से सिर्फ हम संसार को समझ सकते हैं, लेकिन ये इमोशन का एलिमेंट नहीं है, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें लेट्स क्रैक को, और अगर आप बीएड या बीटीसी या कोई भी टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें कॉलेज विद भावना को। ठीक है।